हेलो दोस्तों, नमस्कार। और अपनी जीएस में शतक सीरीज़ में जैसा कि उद्देश्य थे यूपीएससी प्रीलिम में 100 मार्क्स आ जाए जीएस में और यूपी पीसीएस में करीब 100 क्वेश्चन सही हो जाए हमारे जीएस के, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रेणी में। दोस्तों अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये ग्रो इनिशिएटिव है एक जो कि शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा। तो इस पर विचार करना है हमें, इसमें से जो कथन दिए गए हैं कौन से सत्य हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च पोर्टल व रिपोर्ट है। यह है सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रौद्योगिकी और जीएस जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्विस का प्रयोग करेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के 16% पर कृषि वानिकी होती है। ये कथन भी है यहाँ पर, 3 हो गए। 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि का उद्धार का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं और उसी आधार पर हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। दोस्तों पीआईबी भारत सरकार की आधिकारिक सूचना साइट से ली गई है ये। इसमें देखो खबर है कि भाई नीति आयोग है, उसने इस नाम से ग्रीन इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो इनिशिएटिव यानी कि एक रिपोर्ट है इसी नाम से और एक पोर्टल है वो शुरू किया है ग्रो नाम से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है कि ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड एंड एग्रो विद फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जो भारत की जो वेस्ट बंजर भूमि पड़ी है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री की सहायता से, कृषि वानिकी की सहायता से हरित बनाना। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम है और नीति आयोग के द्वारा जैसे कि आपको पता है ये शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा कि हमारे यहाँ भारत की लगभग 16% भूमि है वो क्या है, बंजर है, उस पर फसलें वगैरह नहीं होती हैं। तो उसमें से लगभग 8% पे तो एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कॉमर्शियल पौधे या फिर जिस प्रकार से सरकार और समुदाय मिलके उनको प्रबंधित करते हैं एक प्रकार से, उस पर तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है। लेकिन 8% पे अभी भी गुंजाइश है जिसको कि करके हम अपने जो जोग्राफिकल एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, मेंस में ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। एक तो इससे क्या है, CO2 एमिशन है उसको सोखने में मदद करते हैं पौधे। दूसरा कार्बन सिंक क्रिएट करने में मदद करेंगे। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जक का लक्ष्य जो रखा है उसकी प्राप्ति में मदद होगी। दोस्तों इसके साथ ही भारत ने एक बॉन चैलेंज है, आपने सुना होगा बॉन चैलेंज। इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी के इस बॉन शहर में एक संकल्प लिया गया था कि सभी देश मिलकर 2030 तक कुछ निश्चित भूमि का पुनरुद्धार करेंगे, उसको अच्छी बनाएंगे। तो भारत ने इसी के तहत लगभग 26 मिलियन, पहले इसको 21 किया था, बाद में जब 2019 में UNCCD का नोएडा में COP हुआ, COP 14, तो उसमें इसको 26 कर दिया प्रधानमंत्री ने संकल्प के द्वारा। तो ये 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, तो इसी दिशा में ये बता रहा है। इसके साथ ही ये आर्टिकल बताता है कि बॉन चैलेंज के अलावा पेरिस एग्रीमेंट है, UNCCD के कमिटमेंट हैं, किसानों की आय दोगुना करना, क्योंकि जब हम वन लगाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आदिवासी स्थानीय समुदाय होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होता है, टिम्बर वगैरह बेच सकते हैं वो, और भी बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन है उसमें भी मदद मिलेगी। इन सारे पॉइंटों को अपन मेंस में काफ़ी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 है, उसकी क्रम में भी है, यानी कि उसकी पालना भी एक प्रकार से करता है, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसमें प्रश्न को देखते हैं हम वापस कि ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च पोर्टल व रिपोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी और GIS का प्रयोग करेगा, ये भी सही बात है, इसमें मेंशन की हुई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 16% पर कृषि वानिकी होती है। भारत में 16% बंजर भूमि है लेकिन कृषि वानिकी उस पर से मात्र 8% के लगभग होती है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, तीसरा वाला। और 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि उद्धार का लक्ष्य रखा गया है। ये बिंदु भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है क्योंकि इसको 21 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया है।
तो इसमें से तीसरा और चौथा गलत हो गए। तो जहाँ भी तीसरा और चौथा आ रहे हैं वो क्वेश्चन अपने आप हट जाएंगे, अतः पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले और दूसरे सही हैं। चलो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अभी एक पोर्टल है, वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था और इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि स्वाति पोर्टल नाम से। तो इसके बारे में हमें विचार करना है कि क्या क्या कथन दिए हुए हैं यहाँ पर। कि पहला तो ये है कि भाई ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो विचार करते हैं। यह महिला और लड़कियों को स्टेम बोले तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग यांत्रिकी कहते हैं, और गणित मैथमेटिक्स और मेडिसिन यानी कि मेडिकल क्षेत्र में महिलाओं को और लड़कियों को ये बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। चलो दोनों कथनों पे देख लेते हैं। ये भी PIB में पब्लिश हुआ है और ये देखो बिल्कुल निश्चित रूप से उसी दिशा में महिलाओं के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवाचार के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये एक प्रकार से महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं, इसकी फुल फॉर्म देखें तो साइंस फॉर वीमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल है। ये कई बार UPPCS में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, UPPCS में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो हमें ये देख के जाना है, साइंस फॉर वीमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, ठीक है। दूसरा, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई ये क्या नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, दोस्तों ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यह एक विभिन्न संस्थानों का एक जो पैनल है, इंटर अकादमी पैनल और स्टेम पर महिलाओं के लिए, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो पेपर सेटर कई बार भ्रमित कर सकता है कि भाई ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ऐसा नहीं है। और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, महिलाओं और लड़कियों के लिए स्टेम। और दोस्तों जैसा कि पता है आपको, ये UPPCS में पूछ सकता है 11 फरवरी को वीमेन एंड गर्ल्स है उनको स्टेम में प्रमोट किया जाए, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, उसके लिए डे मनाया जाता है। उसी के आसपास ये लगभग 13 फरवरी को लॉन्च हुआ है। तो इसमें पहला गलत हो जाता है, तो केवल B सही हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार शायद पूछा भी गया है ये नेट JRF वगैरह में, और हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आ सकता है, UPSC ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं। जो शतरंज का खेल है, इसका उद्भव कहाँ माना जाता है? उद्भव यानी कि ओरिजिन, कहाँ से शुरू हुआ है ये लगभग? तो दोस्तों ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये भारत में ही शुरू हुआ था और इसका उल्लेख मिलता है हिस्ट्री में, तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें एक कपास का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था हिस्ट्री के संदर्भ में? दोस्तों ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात लग सकती है, लेकिन ये भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पर सर्वप्रथम कपास यानी कपड़े के कपास के उसके से बने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर भी B ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि इंडियन ओशन समिट, ये दोस्तों एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि बारी बारी से हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं वो मेज़बानी कर आयोजित करते हैं। तो जो 7वां इसका अभी एडिशन था वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे विदेश मंत्री भाग लेने गए थे। तो ये 7th एडिशन हेल्ड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया है जैसे ये, तो इधर की साइड में यानी कि पश्चिमी साइड में ये शहर है पर्थ, यहाँ पर ये इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी इलाके में, ठीक है। तो यहाँ पर S जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो सप्लाई चेन है, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन होता है तो विभिन्न प्रोडक्ट उसके होते हैं, उनको किसी एक देश में सेंटर्ड करने की बजाय विभिन्न देशों में होना चाहिए, जिससे कोई आपदा आ जाती है या फिर किसी प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, युद्ध वगैरह हो जाता है, तो उस पर एक की वजह डिपेंडेंसी ना बनी रहे और वो एक प्रकार से अंतराल उत्पन्न ना हो। जैसा कि कोविड में देखा गया था कि चीन में जो वस्तुएं बनती हैं तो चीन ने वो प्रतिबंध लगा दिए, जिससे विश्व भर में सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हुई थी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नीड ऑफ द डे इज टू डिस्पर्स प्रोडक्शन, यानी उत्पादन है उसको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, और भारत भी उसका एक सेंटर बन रहा है, ऐसा विदेश मंत्री जी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MQ9B
इसके बारे में क्या असत्य है हमें देखना है। कई बार पेपर में हम जल्दी में होते हैं, देख नहीं पाते हैं इसके सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें से हमें गलत ढूंढना है। तो ये MQ9 भी है, ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में गलत ढूंढना है। ये समुद्री निगरानी ड्रोन प्रणाली है, चलो विचार करते हैं। ये इजराइल द्वारा भारत को प्रदत्त की गई है। तो ये 2 कथन है, इनको देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम तो MQ9 भी है, ये आर्म्स विद स्ट्राइक मिसाइल। इसमें क्या है कि एक ड्रोन सिस्टम है जिसमें मिसाइल लगी हुई हैं, जो हमला शत्रु है उसके लक्ष्यों पर इस प्रकार से शत्रु पर हमला करने में सक्षम होती हैं और काफ़ी प्रिसाइज यानी कि बहुत सही तरीक़ा से सटीक निशाना लगाने में सक्षम होती है। और इनको मैरीटाइम यानी कि समुद्र में भी यूज किया जा सकता है, धरती पर भी यूज किया जा सकता है, निगरानी के लिए यूज किया जा सकता है, और एंटी सबमरीन यानी कि समुद्र में पनडुब्बी जो अंदर रह के हमला करती हैं उनके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। और ये भारत ने इसको क्या है, अमेरिका से इसको ख़रीदा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, भारत US डील यानी कि अमेरिका और भारत के बीच इसको लेकर डील हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न को देख लें तो ये समुद्री निगरानी ड्रोन प्रणाली है, इसको सही मान सकते हैं और मानना ही चाहिए क्योंकि ये लैंड और समुद्र दोनों जगह काम करेगा। दूसरा, इजराइल के द्वारा लेकिन ये नहीं दी गई है, तो ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। और इसने पूछा है असत्य है, तो असत्य दूसरा ही वाला है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जैसे कुछ ही MCQ यहाँ पर ला पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा जो आपकी तैयारी है वो सारी तैयारी इसी से हो जाएगी। इसका मेन मकसद ये है कि उस अप्रोच को डेवलप करना, कि प्री में जैसे क्वेश्चन आते हैं अपन को पढ़ते हैं तो किस प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करना है, उसमें से फैक्ट को लेना है या फिर कोई समझ अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है, जैसे मेंस में भी उन बिंदुओं को यूज कर सकें। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए मैं ये सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो उसी में मैं जैसे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बन चुके हैं, बन सकते हैं। ये सारा जो कंटेंट ला रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर एक प्रकार से मैं प्रश्न बनाता हूँ खुद ही अपने ये। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई चुनावी बॉन्ड है, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर विचार कर लेते हैं कि कौन सा इसमें सत्य है। तो ये बजट 2018-19 में शुरू हुआ था क्या, चलो विचार करेंगे। एक प्रोमिसरी बॉन्ड था कि भाई ये निश्चित राशि का वादा करता है, इतना हमने एक प्रकार से पे कर दिया, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, एक प्रकार से उसको प्रोमिसरी बॉन्ड कहते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। ये 3 कथन दिए हुए हैं। तो तीसरा का जैसे पता ही आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, CBI को लेके अभी ये काफ़ी चर्चा चल रही है। तो तीसरा कथन तो बिल्कुल सही हो ही जाता है यहाँ पर कि भाई उच्चतम न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है। ये प्रोमिसरी बॉन्ड था, ये भी था कि भाई इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, या बैंक से ख़रीदता था व्यक्ति और पार्टी को दान कर सकता था। और ये बजट 2017-18 में शुरू हुआ था, ना कि 18-19 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। अब चूंकि हमें इसके बारे में सत्य जानना था तो पहला कथन गलत हो जाता है, तो पहला यहाँ पर आ रहा है तो वो ऑप्शन हट जाएंगे और ये C इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है और इसको अच्छे से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार है उसके खिलाफ माना था, और इसको इलेक्ट्रो बॉन्ड जो स्कीम थी 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इसको रद्द कर दिया है और ये असंवैधानिक करार दिया है। तो हमें इसको अच्छे से देख के जाना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहा है राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है। और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। दोस्तों ऐसे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के ने अपने निर्णय में कुछ बात कही है, जैसे कि केरल की वो लड़की थी, हदिया नाम था उसका, तो उससे संबंधित बात था, उसमें उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो उससे संबंधित बात था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 के खिलाफ स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, चुनाव के अधिकार में आता है। तो उस समय वो क्वेश्चन आ गया था वहाँ पर, तो इसलिए हमको इस चीज़ में ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। सीधा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए रहा था, हमारे जो सुरक्षा बल प्लस नक्सल उन दोनों में काफ़ी मुठभेड़ हो गई थी, तो ये जंगल काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। यहाँ पे वो छुपे हुए थे, थोड़े घने जंगल है और
तो उनको देख लेते हैं कौन से राज्य में। आंध्रा दिया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम, जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्थित है जो छत्तीसगढ़ वाला बॉर्डर है लगभग, और सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उड़ीसा में स्थित है ये। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर सी हो जाएगा। और पहले भी ऐसे जैसे सिमलीपाल है यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, भितरकड़ का है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। गहिरमाथा है, ये भी नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी सतकोसिया। तो ये हम सारे इनकी लोकेशन देख सकते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में और उसमें आ जाता है ये, तो इसकी लोकेशन हमें पता रहना चाहिए कम से कम जो न्यूज़ में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023। दोस्तों सर्वप्रथम तो इसको जारी कौन करता है? तो इसमें जैसे कथन दिया भी हुआ है कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है, क्या ये सही है? और भारत ने इसमें निरंतर सुधार किया है, इस वर्ष 38वीं रैंक आई है। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं, तो इस पर चलो देख लेते हैं। अब चूँकि इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ मैंने खबर नहीं लगाई है, लेकिन मैं बताऊं कि ये पहली बात तो UNDP की बजाय वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। तो दूसरा कथन ये गलत हो गया यहाँ पर। भारत ने इसमें लगभग निरंतर सुधार ही किया है। 2015 में जहाँ इसकी 81 रैंक थी, अब ये 38 रैंक हो गई है, यहाँ पर दी भी हुई है। ठीक है, तो लगभग निरंतर सुधार ही किया है भारत में। तो ये सेकंड कथन को यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ जहाँ भी सेकंड आ रहा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका बच जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें देखते रहना, और मेंस में इसका काफ़ी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार निरंतर सुधार कर रही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे भी गए हैं मेंस में, GS 3rd में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें सुधार है, उसी का नतीजा है कि ये रसद। लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना। ठीक है, तो रसद, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, DFC भारतमाला योजना, सागरमाला योजना, रोप वे, ठीक है, गुड्स ट्रेन स्पेशल अलग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ये रसद में सुधार को इंगित करती हैं, तो इसको मेंस में भी काफ़ी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। दोस्तों नाम से ऐसा लग सकता है कि भाई कोई ग्लोबल बॉडी इसको आयोजन कर रही है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, तो पहली बात तो ये हर साल दिल्ली में होता है। दूसरा, ये कोई UNDP, UNEP या UNFCCC द्वारा नहीं होता है, ये भारत की एक NGO है, स्वयंसेवी संस्था है, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो टाटा समूह है उसके द्वारा इसकी समर्थित फंडिंग होती है, उसके द्वारा इसका आयोजन होता है, हर साल होता है दिल्ली में। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है अपन को, हिंदी में इसका नाम देख के। ठीक है, तो ये टेरी के द्वारा आयोजित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कौन सा समिट किसके द्वारा, कौन सी रिपोर्ट, तो ये हमें देखते रहना है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके पूर्वी जो देश हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। एक तो हमारे जो विदेश मंत्री साहिब है वो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि नए में है, उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए थे। दूसरा, तंजानिया में हमारा IIT मद्रास है, उसने अपना विदेशी कैंपस खोला है पहला। और श्रीलंका में भी तुम्हें पता है हाल में घोषणा की है कि वहाँ भी खोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं। वहाँ की जो राष्ट्रपति थी सुलू अहमद कुछ नाम है उनका, उनको JNU यहाँ पर आई थी भारत विजिट पर, JNU में मानद डॉक्टरेट उपाधि भी दी थी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो हमें देखना होगा। और इससे अफ्रीका से हमारे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इसी में ये 4 देश दिए हुए हैं, इरिट्रिया, डोडोमा और मोगादिशु, नैरोबी। ये एक प्रकार से उसकी राजधानी है 4 देशों की। ठीक है, तो इनको अपन को जमाना है नॉर्थ से साउथ, जैसा कि कह रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर मैप दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी हो गई, यहाँ पर यूनेप यानी पर्यावरण वाली जो संस्था है उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है एक प्रकार से। ठीक है, और तंजानिया की राजधानी क्या है? दारुसलाम। ठीक है, और इस प्रकार से युगांडा की राजधानी कंपाला हो गई। तो ये सारे इनको ही हमें उत्तर से दक्षिण जमाना है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे सबसे ऊपर जैसा कि हमें दिख पा रहा है इरिट्रिया है, तो पहले इरिट्रिया आ जाएगा सबसे नॉर्थ में। फिर उसके बाद दूसरा मोगादिशु है, यानी कि 3 वाला आ जाएगा। उसके बाद नैरोबी है यहाँ पर, तो नैरोबी यहाँ पर चौथे नंबर पे दी हुई है, ये साउथ में ये आ जाएगा। इसके बाद बचता है डोडोमा, यहाँ पर डोडोमा शहर भी यहाँ पर ही है तंजानिया में, इसकी जो राजधानी है, तो वो आ जाएगा। इस प्रकार से 1 3 4 2 यानी कि ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। दोस्तों यूपीपीसीएस में तो हर साल ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है, तो अतः इनको ढंग से देखना है, ठीक है। तो ढंग से देखना है इनको, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रांगपुर रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है दोस्तों। तो ये क्यों रहा है, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भाई ये लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हो गया था, इसके कारण ये यहाँ पर क्षति हो गई थी, उसके कारण चर्चा में रहा था। तो दोस्तों हम बताते चलें, ये दोनों ही कथन गलत है। ना तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना ऐसा कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है जिसके कारण चर्चा में रहा हो। दरअसल ये क्या है कि जो रेलवे कनेक्टिविटी है सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन अब तक था नहीं, जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है उत्तरी सीमा पर। तो वहाँ पर सिवोक रांगपुर रेल प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, और एक प्रकार से ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो इस कारण ये न्यूज़ में रहा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है तो कोई भी सही नहीं है। तो 12वें के क्वेश्चन में डी आंसर आ जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिवोक और रांगपुर शहरों को जोड़ेगा, और ये नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। देखो रेलवे मंत्रालय ने भी यहाँ पर ये ट्वीट किया था, तो वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरनोबिल और वो कीव शहरें काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं युद्ध के कारण एक देश में, और विशेषकर यूक्रेन में ये दोनों शहर हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन सी नदी के किनारे हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है वो यूपीएससी में। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैं ग्रुप वगैरह में डालता रहता हूँ, यहाँ पर नीपर रिवर है यूक्रेन में, उसके किनारे ये दोनों शहर अवस्थित हैं। तो नीपर नदी इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको मैप में हमें देखना है अच्छे से, बर्ड मैप में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। और ये नदी ब्लैक सी में आके गिर जाती है। ब्लैक सी तुम्हें पता है यूक्रेन, और यहाँ पर क्रीमिया, और ये रूस, इन सारे जॉर्जिया वगैरह इनसे सीमा बनाता है। ये भी हमें देखना है, और आगे की सीरीज में हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो अभी एक देश ने क्या है, मीथेन है, उससे रॉकेट को चलाया है, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से ये कौन से देश ने किया है, तो ऐसे क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। तो चीन में ऐसा हुआ है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, चीन ने ऐसा किया है। अब हिस्ट्री का एक क्वेश्चन और है, नक्शबंदी सूफी सिलसिला है, इस पर विचार करना है हमें। तो ये संगीत का विरोध करते थे, क्या ऐसा सही है? और दरबारी आश्रय का ये समर्थन करते थे, यानी कि राजा या राज दरबार में आश्रय लेते थे। चिश्ती थे जैसे, वो मना करते थे कि भाई हम पॉलिटिकल उस पर आश्रय में नहीं रहेंगे, अपने गरीब जीवन व्यतीत करेंगे, नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों ये दूसरा, इसमें पहला कथन के इन्होंने संगीत का विरोध किया था, ये बात सही है। ये संगीत का विरोध करते थे क्योंकि ये थोड़ा कट्टर रुख अपनाते थे इस्लाम का। और दूसरा, ये सूफी संत होने के बावजूद भी। दूसरा, दरबारी आश्रय का इन्होंने समर्थन किया था, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बहउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, भारत में, ये बात ध्यान रखिए, नक्शबंदी से, ठीक है। और बाकी बिल्ला वगैरह, शेख अहमद सरेंदी, इसके और संत थे। ऐसे मैच करने को दे देगा कौन कौन से नक्शबंदी थे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये और जानकारी दी हुई है। और भारत मुस्लिम समाज एक शक्तिशाली शक्ति बन गया था। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सी कट्टरपंथी थे थोड़े, औरंगजेब इनके अनुयायियों में से एक था, और भारत में इसकी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये सीरीज़ थी, और मेरा इस सीरीज़ को लाने का मकसद एक ही रहता है आपको, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस अप्रोच को प्रदान किया जाए कि भाई प्री में अपन को कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, और अच्छे से स्कोर आ सके। इसलिए मैं इस सीरीज़ को लाता रहूँगा। अभी इसका दूसरा ये एपिसोड सा एक प्रकार से, और भी चीज़ें लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। और अपने खूब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। मैं प्री के लिए एक हल्का सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें क्या रणनीति रहनी चाहिए आगामी यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए और नेट जेआरएफ के लिए भी, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, मैंने जैसा कि तुम देख पा रहे हैं, इसमें कई बार काफ़ी अंतर से जीएस की कट ऑफ को अच्छे से क्लियर किया है। एक आध बार सीसेट वगैरह में मैं फेल हुआ हूँ, तो वो एक अलग एंगल रहा है, लेकिन जीएस में मैंने अच्छे अंतर से क्लियर किया है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी, एक बार आरएस में भी, और ये नेट जेआरएफ में भी मेरे हिसाब से अच्छी रैंक होनी चाहिए। मैंने कोई इस वर्ष देखा नहीं है जो इससे ज़्यादा 218 से ज़्यादा जिसके नंबर हो 300 में से। तो मुझे जेआरएफ के लिए भी मौका यूजीसी ने दिया है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ईश्वर की कृपा से आपका बढ़िया प्री भी होगा, मेंस इंटरव्यू आगे तक पहुँचोगे। और धन्यवाद। ऐसे ही शेयर करते रहें, लाइक
करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार मैं सीरीज लाता रहूँगा। थैंक्स।